हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम विद्युत सेल तथा उससे जुड़े कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे। बच्चों, कभी स्कूल में या घर में हम कोई छोटा परिपथ बनाते हैं तो उसमें विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए हम क्या लगाते हैं? हम विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए सेल या बैटरी का इस्तेमाल करते हैं। क्या आपके दिमाग में कभी क्वेश्चन आया है कि सेल या बैटरी के अंदर ऐसा क्या होता है कि जो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कर सकता है? एक नियत विद्युत धारा को वो किस प्रकार प्रवाहित करता है? आज हम उसकी संरचना को देखते हैं और जानेंगे कि विद्युत सेल किस प्रकार नियत विद्युत धारा को किसी परिपथ में प्रवाहित करता है। बच्चों, वास्तव में जो सेल है वो एक ऐसी युक्ति है। जब भी बच्चों में युक्ति शब्द का इस्तेमाल करूं तो इट्स नॉट अ सिंगल बट इट्स ए कॉम्बिनेशन। वो कॉम्बिनेशन है, दो चार चीजों का संयोजन है। तो विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। बच्चों, ऊर्जा के मूलभूत नियम से हम यही जानते हैं, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, केवल वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। तो सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। जब सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है तो उसमें उपस्थित दो चालकों के बीच में स्थिर विभवांतर उत्पन्न हो जाता है और इसी स्थिर विभवांतर के कारण ही वो किसी परिपथ में जोड़े जाने पर एक नियत धारा उस परिपथ में प्रवाहित कर सकती है। क्योंकि बच्चों, हम जानते हैं किसी परिपथ में विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए हमें विभवांतर की आवश्यकता है। जब तक विभवांतर नहीं होगा तो उस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो नियत धारा को प्रवाहित करने के स्थिर विभवांतर की आवश्यकता होती है। तो जब रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है तो सेल के अंदर उपस्थित दो चालकों के बीच में, जिन्हें हम इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं, एक स्थिर विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण वो किसी परिपथ में जोड़े जाने पर नियत धारा को प्रवाहित कर सकता है। तो बच्चों, हम सेल का कंस्ट्रक्शन देखते हैं। ये चित्र दिख रहा है आप लोगों को। ये एक कंटेनर है जिसमें कि मैंने विद्युत अपघट्य लिया है। विद्युत अपघट्य एक ऐसा विलयन होता है जिसमें विद्युत धारा को प्रवाहित करने पर वो अणु धन और ऋण आयन में टूट जाते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पर दो छड़ लिए हैं। ये दोनों ही छड़ धातु के हैं, मतलब ये चालक छड़ हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं। इस विद्युत अपघट्य को हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं और ये दो चालक छड़ को हम इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं। ये दो चालक छड़, ये दोनों ही अलग अलग आवेश के होते हैं। एक धन आवेशित होता है और दूसरा ऋण आवेशित होता है, जो कि बैटरी का धन और ऋण सिरा, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल का निर्माण करता है। वैसे ही इसके अंदर उपस्थित इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, विद्युत अपघट्य होते हैं, जो कि जब रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है तो ये अणु धन और ऋण आयन में टूट जाते हैं, जिसके कारण ही ये दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में विभव अंतर का निर्माण करते हैं। इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में स्थिर विभव अंतर इन आयनों के टूटने के कारण ही, इस अणु के आयन में टूटने के कारण ही उत्पन्न होता है। और इस प्रकार ये युक्ति एक स्थिर विभव अंतर को उत्पन्न करती है, जिसके कारण एक नियत धारा किसी भी परिपथ में इस सेल के द्वारा प्रवाहित किया जा सकता है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है विद्युत वाहक बल, विवा बल, जिसको हम इंग्लिश में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के नाम से जानते हैं और जिसे EMF से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नाम से ऐसा लगता है बच्चों कि जैसे ये कोई बल है, क्योंकि इसके नाम में ही लगा हुआ है विद्युत वाहक बल। पर बिल्कुल कंफ्यूज मत होना बच्चों, ये विद्युत वाहक बल कोई बल नहीं है और ना ही इसका मात्रक न्यूटन है। वास्तव में विद्युत वाहक बल वह ऊर्जा, ये किया गया कार्य है। जब किसी विद्युत परिपथ में धारा को प्रवाहित की जाती है, ये हम कह सकते हैं कि विद्युत परिपथ में आवेश को संपूर्ण परिपथ में
चलाने के लिए जो भी ऊर्जा व्यय होती है या जितना कार्य करना पड़ता है वो किसके द्वारा किया जाता है? वो विद्युत स्रोत यानी कि सेल के द्वारा किया जाता है। तो किसी विद्युत परिपथ में आवेश को एक संपूर्ण परिपथ में एक बार चलाने के लिए विद्युत स्रोत द्वारा जो ऊर्जा व्यय होती है या विद्युत स्रोत द्वारा जो कार्य किया जाता है वही कार्य उस विद्युत स्रोत का, उस सेल का विभव बल कहलाता है। तो विभव बल बल नहीं है, विभव बल किया गया कार्य या व्यय हुई ऊर्जा है। किसमें ऊर्जा व्यय हुई है? किसी आवेश को उस विद्युत परिपथ में, संपूर्ण परिपथ में एक बार चलाने में विद्युत स्रोत द्वारा जो किया गया कार्य है या जो व्यय ऊर्जा है उसे हम विद्युत वाहक बल के नाम से जानते हैं। और यदि इसका सूत्र देखें बच्चों, इसे हम ई से दर्शाते हैं। विद्युत वाहक बल बराबर किया गया कार्य या व्यय ऊर्जा अपॉन आवेश। आवेश को संपूर्ण परिपथ में एक बार चलाने में व्यय ऊर्जा या किया गया कार्य ही विद्युत वाहक बल होता है। तो E बराबर हम लिखते हैं W अपॉन Q। कार्य का मात्रक या ऊर्जा का मात्रक क्या होता है बच्चों? जूल। और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। और जूल अपॉन कूलाम को हम जानते हैं किसके नाम से? वोल्ट के नाम से। ये हमने पहले भी पढ़ा है। और बच्चों आपने ऐसा सूत्र पहले भी देखा होगा, W अपॉन Q। लेकिन उस समय कार्य बटे आवेश बराबर विभव बल नहीं पढ़े थे हम, बल्कि हम पढ़े थे विभवांतर या विभव। तो क्या विभव बल विभवांतर के बराबर है? क्या विभव बल और विभवांतर दोनों एक ही चीज है? क्योंकि फॉर्मूला भी दोनों का एक ही दिख रहा है और मात्रक भी एक ही दिख रहा है। तो ये क्या दोनों एक ही चीजें हैं? ये हमारे मन में क्वेश्चन आता है। लेकिन बच्चों विभव बल और विभवांतर दोनों में अंतर है। ठीक है, इस अंतर को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ दोनों में अंतर है। पर दोनों में क्या अंतर है ये देखते हैं हम लोग। विभव बल कब इस्तेमाल किया जाता है शब्द? विभव बल किसी विद्युत स्रोत जैसे सेल, बैटरी या विद्युत जनित्र के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब मैं विभव बल शब्द इस्तेमाल करूं तो आप इस शब्द को ये समझिएगा ये किससे जुड़ा हुआ है? या विद्युत सेल, बैटरी या विद्युत जनित्र से जुड़ा हुआ है। लेकिन विभवांतर परिपथ में किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच में विभव के अंतर को हम विभवांतर कहते हैं। विभव बल शब्द का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब सेल खुले परिपथ में हो, मतलब जब सेल से कोई धारा नहीं ली जा रही हो तो उस समय शब्द का इस्तेमाल होता है विभव बल। लेकिन जब सेल किसी बंद परिपथ में हो, जब उसमें से धारा ली जा रही हो, तब उस समय शब्द इस्तेमाल होता है विभव अंतर। जैसे कि मैं अगर इस सेल को एक परिपथ से जोड़ दूं, इस प्रकार जोड़ दूं पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से, अब धारा प्लस से लेकर माइनस की ओर प्रवाहित होगी। यहाँ पर प्रतिरोध R लगाया है मैंने, तो इस प्रतिरोध के सिरों के मध्य प्रतिरोध है तो धारा के प्रवाह में रुकावट डलेगा। तो इस प्रतिरोध के कारण सिरों के मध्य जो अंतर उत्पन्न होगा विभव का, उसे हम जानते हैं विभव अंतर के नाम से। और इसी कारण इस बैटरी के दोनों टर्मिनल के बीच में भी विभव का अंतर होगा। ये सिरों के मध्य उतना ही अंतर होगा जितना ये टर्मिनल दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में विभव का अंतर हो। तो इसे हम कहेंगे विभव अंतर। तो जब सेल किसी विद्युत परिपथ में जोड़ दिया जाता है उस समय उसके दोनों टर्मिनल के बीच में, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में जो विभव का अंतर होता है वो कहलाता है विभव अंतर। पर जब सेल खुले परिपथ में हो उस समय सेल के अंदर जो एकांक आवेश को संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित करने के लिए व्यय ऊर्जा या किया गया कार्य है, उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है विद्युत वाहक बल। तो जब सेल खुले परिपथ में हो, जब उसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तो शब्द इस्तेमाल किया जाएगा विभव बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। पर जब सेल बंद परिपथ में हो तो उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाएगा विभव अंतर। इसको हम लोग टर्मिनल वोल्टेज भी कहते हैं, टर्मिनल वोल्टता के नाम से भी जानते हैं। तो अलग अलग शब्द इस्तेमाल होते हैं पर वो रहता है विभव अंतर। तो दोनों का मात्रक
वोल्ट है। दोनों का सूत्र कार्य बटे आवेश है या व्यय ऊर्जा बटे आवेश है, पर दोनों ही शब्द अलग अलग स्थिति में इस्तेमाल किया जाता है। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है आंतरिक प्रतिरोध। ये भी जो शब्द है वो जुड़ा हुआ है सेल से। सेल के अंदर जो विद्युत अपघट्य हैं ये भी धारा के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न करते हैं। बच्चों जब भी मैं धारा प्रवाहित हो रही है कहती हूँ तो आप इस चीज़ को समझ जाइए कि वहाँ धारा प्रवाहित नहीं होती है, वहाँ पर प्रवाहित होते हैं आवेश। तो विद्युत अपघट्य भी धारा के प्रवाह में रुकावटें उत्पन्न करता है, जिसके कारण इस सेल के स्वयं के अंदर एक प्रतिरोध उत्पन्न होता है जिसे हम कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। और ये प्रतिरोध उस सेल में हमेशा रहता है। ठीक है, इस आंतरिक प्रतिरोध को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। सेल वास्तव में विद्युत धारा को प्रवाहित करने वाला स्रोत है, पर फिर भी उसके स्वयं के अंदर भी एक प्रतिरोध होता है जिसे हम जानते हैं आंतरिक प्रतिरोध के नाम से। इंटरनल रेजिस्टेंस हम कहते हैं और इसे स्मॉल लेटर आर से दर्शाते हैं। बच्चों बाह्य प्रतिरोध को हम किससे दर्शाते हैं? कैपिटल लेटर आर से। पर आंतरिक प्रतिरोध को, स्रोत के अंदर के प्रतिरोध को हम दर्शाते हैं स्मॉल लेटर आर से, जिसे हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। बच्चों ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो किन किन कारकों पे निर्भर करता है, इस चीज़ को हम देखते हैं। पहले तो मैंने आपको बताया कि सेल कैसे बनता है, जिसमें दो चालक की प्लेट या छड़ें किसी विद्युत अपघट्य में डुबोई जाती हैं और इसमें रासायनिक क्रिया उत्पन्न होती है। जब ये रासायनिक क्रिया होती है तो इसके अणु धन और ऋण आयन में परिवर्तित होने लगते हैं, टूटने लगते हैं, जिसके कारण इन चालकों के मध्य, इन इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर उत्पन्न होता है और इसी के कारण रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ये आंतरिक प्रतिरोध किन किन कारकों पे निर्भर करता है? आंतरिक प्रतिरोध को मैंने दर्शाया है आर से। तो पहला है किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध दोनों इलेक्ट्रोडों की बीच की दूरी के समानुपाती होता है। आंतरिक प्रतिरोध दोनों इलेक्ट्रोडों की बीच की दूरी के समानुपाती होता है। यदि दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी अधिक होगी तो आंतरिक प्रतिरोध भी अधिक होगा और बीच की दूरी कम होगी तो आंतरिक प्रतिरोध भी कम होगा। दूसरा, ये आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है इस इलेक्ट्रोड के डूबे हुए क्षेत्रफल। इस इलेक्ट्रोड का संपूर्ण क्षेत्रफल तो इस इलेक्ट्रोलाइट में डूबा हुआ नहीं है। जितना क्षेत्रफल इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, इस विद्युत अपघट्य के अंदर डूबा हुआ है, ये उस पर निर्भर करता है। तो आंतरिक प्रतिरोध डूबे हुए इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ज्यादा क्षेत्रफल डूबा हुआ होगा तो आंतरिक प्रतिरोध कम होगा, कम क्षेत्रफल डूबा हुआ होगा तो आंतरिक प्रतिरोध अधिक होगा। तीसरा, ये आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है इस विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर। कैसे निर्भर करता है? विद्युत अपघट्य की सांद्रता के समानुपाती है। मतलब अपघट्य की सांद्रता अधिक होगी तो आंतरिक प्रतिरोध भी अधिक होगा और अपघट्य की सांद्रता कम होगी तो आंतरिक प्रतिरोध भी कम होगा। मतलब जितना कॉन्सेंट्रेटेड होगा ये इलेक्ट्रोलाइट उतना इसका इंटरनल रेजिस्टेंस अधिक होगा और जितना डाइल्यूट होगा ये इलेक्ट्रोलाइट उसका इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। तीसरी चीज़ है वो है ताप। ताप बढ़ाने पर किसी भी बैटरी का या स्रोत का इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाता है, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध ताप के व्युत्क्रमानुपाती है। ताप बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध घटता है और ताप घटाने पर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है। तो हमने देखा बच्चों ये किन किन कारणों पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है? 4 कारणों पे। दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के समानुपाती होता है, दोनों इलेक्ट्रोड के डूबे हुए क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इस विद्युत अपघट्य की सांद्रता के समानुपाती होता है और ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बच्चों ताप से जुड़ा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में आता है। किस प्रकार का क्वेश्चन आता है एग्जाम में? हम देखते हैं बच्चों कि हम गर्मी में गाड़ी स्टार्ट करते हैं, 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर, तो गाड़ी आसानी से स्टार्ट हो जाती है।
पर जब सर्दी के दिनों में हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, हम कई बार सेल्फ देते हैं गाड़ी को, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। हमको 5-6 बार किक मारना पड़ता है गाड़ी को, तब जाके गाड़ी स्टार्ट होती है। तो किक मारने से क्या होता है बच्चों? किक मारने से घर्षण उत्पन्न होता है, जिसके कारण वहाँ पे ऊष्मा उत्पन्न होती है, और इसी ऊष्मा के कारण जो बैटरी का तापमान है वो बढ़ जाता है, और जब तापमान बढ़ता है तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध घट जाता है। होता है बच्चों की ठंडी के दिनों में वैसे ही वातावरण का तापमान कम रहता है। वातावरण का तापमान कम रहता है तो बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाते हैं, जिसके कारण वो विद्युत धारा को सप्लाई नहीं कर पाती है। लेकिन जब हम बार बार सेल्फ देते हैं या किक मारते हैं तो घर्षण की वजह से ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे कि बैटरी का ताप बढ़ जाता है और उसका आंतरिक प्रतिरोध घट जाता है, और इस प्रकार गाड़ी को स्टार्ट करना आसान हो जाता है। बच्चों, एक और क्वेश्चन है जिसको हम लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं और उसमें गलत आंसर दे देते हैं। जब हम लोग बैटरी यूज कर चुके होते हैं, जब बैटरी पूरी खत्म हो चुकी होती है, जब उसमें पूरी रासायनिक क्रिया हो चुकी होती है, बैटरी मतलब डिस्चार्ज हो चुका होता है, उस समय क्या स्थिति होती है? उसके आंतरिक प्रतिरोध, विभवांतर या विवा बल पर क्या फर्क पड़ता है? तो बच्चों, जब बैटरी खत्म हो चुकी होती है, यूज्ड हो चुकी होती है, जब उसकी रासायनिक क्रिया सारी खत्म हो जाती है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है, उस समय उस बैटरी के अंदर या सेल के अंदर आंतरिक प्रतिरोध का मान अनंत हो जाता है। जैसे जैसे हम बैटरी को यूज करते जाते हैं बच्चों, उसका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ने लगता है, और जब वो पूरी यूज हो जाती है मतलब उसका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ते बढ़ते अनंत हो जाता है। जब उसका आंतरिक प्रतिरोध अनंत हो जाता है मतलब वो किसी भी सूरत पर अब विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं करेगी, तो उस समय बैटरी का विभवांतर क्या हो जाएगा बच्चों? उस समय बैटरी का विभवांतर शून्य हो जाता है। बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध अनंत हो जाता है, बैटरी का विभवांतर शून्य हो जाता है, पर बैटरी का या सेल की बात करें, ठीक है, बैटरी बोल रही है बच्चों, लेकिन वो सेल की बात करें हम लोग, यदि हम लोग सेल को यूज कर चुके होते हैं, जब सेल डिस्चार्ज हो चुका होता है, तब उसका आंतरिक प्रतिरोध अनंत हो जाता है, उसका विभवांतर शून्य हो जाता है, किंतु उसका विवा बल उतना का उतना ही रहता है जितना पहले था, क्योंकि विवा बल जो है वो क्या है? वो व्यय ऊर्जा या किया गया कार्य है। किसमें? किसी आवेश को परिपथ के में चलाने में। यदि बैटरी परिपथ में आवेश को चलाने में समर्थ रहता तो उसका जितना विवा बल रहता वो उतना ही रहेगा, चाहे बैटरी यूज्ड हो चाहे बैटरी यूज ना हो, तो विवा बल उतना ही रहता है जितना प्रारंभ में है, आंतरिक प्रतिरोध अनंत हो जाता है और विभवांतर शून्य हो जाता है। थैंक यू बच्चों।